बढ़े आगे, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं भाषा बोध। ठीक है, हर परीक्षा में, चाहे वो सीजीपीएससी प्री हो, है ना, सीजीपीएससी मेंस हो, ठीक है, व्यापम की कोई भी परीक्षा हो, संपरीक्षक हो, या फिर हमारे यहाँ एडीओ, सभी में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, भाषा बोध के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, ठीक है। ध्वनि के बाद हम देखेंगे वर्ण, ठीक है। वर्ण के बाद हम देखेंगे शब्द, लिखते जाओ साथ में, है ना। शब्द के बाद हम देखेंगे पद, इसी को कई लोग रूप भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वाक्य, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वाक्य, उसके बाद हम देखेंगे भाषा, ठीक है, कि भाषा नहीं नहीं भाषा पहले नहीं देखते। इसके बाद हम देखेंगे बोली, बोली क्या होती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे विभाषा या उपभाषा, ये अपन पहले पढ़ भी चुके हैं, है ना, उपभाषा। 8th नंबर में हम पढ़ेंगे भाषा, ठीक है, 8th नंबर में हम पढ़ेंगे भाषा। 9th नंबर में हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा, मौखिक एवं लिखित भाषा। ये दोनों क्या क्या होती है, मौखिक एवं लिखित भाषा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखना 10th नंबर। इसके बाद हम देखेंगे स्त्रोत भाषा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्त्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा और व्यक्त भाषा। ये सब सीजीपीएससी मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। चलिए, तो भाषा, भाषा, चलिए ठीक। भाषा के बाद अगला जो है, अगला हम पढ़ेंगे मानकीकरण, कि भाषा में मानकीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, मानकीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। 12th नंबर हम पढ़ेंगे मानक भाषा, 12th नंबर हम पढ़ेंगे मानक भाषा। 13th नंबर हम पढ़ेंगे अमानक भाषा, इसी का उल्टा अमानक भाषा, ठीक है। 14th नंबर में हम पढ़ेंगे मानक भाषा, अमानक भाषा। फिर हम देख लेंगे मानकीकृत भाषा, मानकीकृत भाषा, ठीक है, मानकीकृत भाषा, मानकी। इसके बाद हम देखेंगे राजभाषा, फिर हम देखेंगे राष्ट्रभाषा, और देन हम पढ़ेंगे 7th नंबर संपर्क भाषा, ठीक है। चलिए, हम सबको व्यवहारिक तरीके से जो आपको परीक्षा में उत्तर लेना है वैसा हम एक एक करके इसको क्रम वाइज पढ़ते हैं, प्लस जो परीक्षा में आए हुए हैं प्रश्न उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, कौन सा परीक्षा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। चलिए, इसको आप लोग लिख लिए हैं, तो फिर मैं पहले मतलब पहले क्रम से अपन इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मेन जो है हिंदी का क्या है, आधार है। हम चाहें तो इसके बाद भी बहुत सारी भाषाओं मतलब परिभाषाओं को जो भाषा बोध के अंतर्गत आते हैं उसको हम यहीं पर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, समास क्या होती है, संधि क्या होता है, ठीक है। और भी रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द क्या है, ठीक है। और इसके अलावा यौगिक शब्द क्या है, इन सब की छोटी छोटी परिभाषा के रूप में परीक्षा में आती है ना। तो मैं देखता हूँ, विचार करता हूँ हो पाएगा, क्योंकि आज इतना ही होने में टाइम लग जाएगा, है ना। तो अपन उसको कल कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक जो परिभाषा क्या होती है, उस शब्द को कहते क्या है, ये आपका जो दिमाग है ये उसमें मतलब आपके दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है, पहले से। फिर हम उसके अंदर की बातें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे ध्वनि वर्ण शब्द पद रूप और वाक्य। यहां से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिख लिए हैं सब लोग, चलिए अब समझिए।
जैसे एक वाक्य है, मैं आम खाता हूं, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं राम आम खाता है, ठीक है। ये जो है ये एक वाक्य है, ठीक है। तो जो वाक्य है उसको अगर वाक्य एक क्या है, खाना है ना, वाक्य एक पकवान है, खाना है, तो उस खाने को बनाने के लिए बहुत सारे क्या चाहिए अपने को, कच्चा आइटम चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल्स कहते हैं जिसको, है ना। तो वो कच्चे माल के अंतर्गत अर्थात जिन सामग्रियों का प्रयोग करके हम खाना बनाते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे क्या है हमारे यहाँ तत्व है जिनसे मिलकर क्या होता है, वाक्य की संरचना या वाक्य का क्या होता है, निर्माण होता है। उसमें सबसे पहले आता है ध्वनि, ठीक है, सबसे पहले आता है ध्वनि। ध्वनि जो होता है, ध्वनि जो होती है उससे बनता है क्या, वर्ण बनता है, ठीक है। तो वर्ण को वर्ण भी कहते हैं, इसको हम अक्षर भी कहते हैं, और इसी को हम कुछ जगहों में यही लिख दूं ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं, ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो वर्णों की जो वर्ण होते हैं उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसको हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है। जो भी अक्षर हम अ आ इ ई उ ऊ वगैरह को जो हम मौखिक रूप से बोलते हैं और मुंह से जो हमारे आवाज निकलती है उसे हम कहते हैं ध्वनि। और जब इन्हीं ध्वनि चिन्हों, इन्हीं ध्वनि को जब हम क्या करते हैं, लिखित रूप में लिखते हैं, अर्थात जो ध्वनि है उसका जो लिखित अभिव्यक्ति है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि चिन्ह बोल देते हैं, उसी को हम अक्षर बोल देते हैं या उसी को हम वर्ण बोल देते हैं, ठीक है। जैसे जो अक्षर है, अक्षर क्या होता है, अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अ धन छ, ठीक है। अ का मतलब होता है नहीं और क्षर का मतलब होता है विनाश, ठीक है। मतलब क्षर का मतलब होता है विनाश, अ का मतलब होता है नहीं, अर्थात ऐसा ऐसी ध्वनि जिसका क्या ना हो, विनाश ना हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं क, जैसे लिखते हैं खा, तो इसका विनाश हो सकता है क्या, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते, तो उसी को हम बोलते हैं अक्षर या वर्ण या फिर ध्वनि चिन्ह। बेसिक समझ में आया, ठीक है। मतलब ये जो वर्ण है इसकी, अभी मैं लिखवाऊंगा इसको एक एक शब्द को, वर्ण की जो है मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनि कहलाता है, और ध्वनि की लिखित अभिव्यक्ति क्या कहलाता है, वर्ण। और ये जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों का जो सार्थक समूह होता है जो किसी अर्थ को प्रकट करे उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शब्द। शब्द को हम बोलते हैं वर्ण समूह, ठीक है। लेकिन इसमें सार्थकता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं ध्वनि बोल रहा हूं तो सिर्फ ध्वनि, वर्ण बोल रहा हूं तो वर्ण अलग, है ना। या मैं बोल सकता हूं अगर मैं ध्वनि चिन्ह बोल रहा हूं तो उसका मतलब भी वर्ण ही होता है, ठीक है। और अगर मैं वर्ण समूह बोल रहा हूं तो उसका मतलब शब्द होता है, ठीक है। और ये जो शब्द है ये शब्द से मिलकर बनता है क्या, ये शब्द से मिलकर बनेगा पद, है ना, या इसी पद को हम बोलते हैं रूप, है ना। जैसे कि पद या रूप क्या होता है ना। जैसे शब्द हो गया, शब्द पहले समझ लो, जैसे एक वाक्य लिखा है राम, तो राम एक शब्द है, आम एक शब्द है, ठीक है। तो ये शब्दों, ये जो क्या है, वर्णों का समूह है ना। जैसे हम राम की बात करें तो राम जो है रा धन अ धन आ धन म, है ना, इससे मिलकर बना है क्या, राम शब्द बना है। तो ये हो गया वर्णों का समूह, ठीक है। उसके बाद ये पद क्या होते हैं, तो पद कुछ और नहीं होता, जो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अगर वाक्यांश बनाते हैं, कोई वाक्यांश बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर राम आम खाता है, उसमें जो राम आम है वो क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर मोहन और क्रिकेट ये क्या हो जाएंगे, ये पद हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं होती है। अब जो है पद जो है आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। या हम ये कह सकते हैं कि इन सब से मिलकर
इन सब से मिलकर वाक्य का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो इसका इसका जो क्रम है आपको वो क्या रखना है, याद रखना है। ध्वनि से ध्वनि चिन्ह या वर्ण, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य बनता है। ठीक, समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है तो फिर मैं एक एक को आपको परीक्षा उपयोगी तथ्यों के सहित मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले लिखेंगे अपन, सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि। चलिए ध्वनि में लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखना क ख ग घ आदि जब मनुष्य के मुख द्वारा बोले जाते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं, तो उसे ध्वनि कहते हैं, तो उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अर्थात अर्थात वर्ण की मौखिक अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति ध्वनि कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है ना, कि वर्ण की मौखिक अभिव्यक्ति, वर्ण की मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है, ए बी सी डी ऐसे करके व्यापक में पूछा हुआ प्रश्न है, उत्तर लिया गया था ध्वनि। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। ठीक है, और आप लिख लेंगे कि ध्वनि वर्ण व शब्द वाक्य की आधारशिला है, वाक्य की आधारशिला है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये क्लियर है। ध्वनि सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं दूसरा नंबर वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या होता है? ठीक है, तो वर्ण का क्या होगा, लिखना ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप ध्वनि चिन्ह या वर्ण कहलाता है। ठीक है, ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो वो ध्वनि चिन्ह या वर्ण कहलाता है। ठीक है, यह जो ऊपर परिभाषा लिखी थी उसी को फिर लिख सकते हैं, है ना, कि ध्वनि का, ध्वनि की होगा लिखित अभिव्यक्ति, ध्वनि की लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। ठीक है, यह प्रश्न 3 से 4 बार व्यापक की परीक्षा में पूछा जा चुका है, यह सीजीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ध्वनि की लिखित अभिव्यक्ति को कहते हैं, तो उत्तर लिया था वर्ण। ठीक है, आप ये भी वैसा भी लिख सकते हैं, वह प्राथमिक ध्वनि चिन्ह जिसका प्रयोग हम शब्द निर्माण में करते हैं, शब्द निर्माण में करते हैं, उसे वर्ण कहते हैं,
उसे वर्ण कहते हैं। लिख लीजिए इसको, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखना, ध्वनि का वह ध्वनि का वह लिखित रूप, ध्वनि का वह लिखित रूप जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, विभाजन नहीं किया जा सकता, है ना। या आप और व्यवहारिक भाषा में लिखना चाहते हैं तो ध्वनि का वह लिखित रूप जिसे और दो भागों में तोड़ा नहीं जा सकता उसे वर्ण कहते हैं, है ना, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, एक जो अभी आप लिखने जा रहे हैं ये अभी तक सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, ये कईयों बार परीक्षा में आ चुका है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है। ठीक है, ये वाक्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो माना जाता है वर्ण। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका वर्ण वाला जो सेक्शन है वो क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, और हाँ, उदाहरण में आप लिखना चाहें तो वर्ण के उदाहरण क्या है, तो अभी हम जो अगली क्लास में वर्ण विचार पढ़ेंगे तो वर्ण विचारों में हम क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण, ये सारी जो वर्ण है उसके प्रकार हैं, स्वर है, व्यंजन है, और भी कई प्रकार के जो वर्णों का विभाजन किया गया है उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण में आप लिखना क ख ग घ, है ना, च छ ज झ ई, है ना, ई उ। ठीक है, मतलब ये मैं ऐसा क्रम से नहीं लिखाया हूं, कुछ भी लिख सकते हो, ये सबको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलो थर्ड जो है ना, ध्वनि से बना वर्ण, वर्ण से बनेगा क्या, शब्द बनेगा। ठीक है, शब्द बनेगा। तो शब्द क्या होता है, तो शब्द की एक्यूरेट परिभाषा अगर हम देखें, ठीक है, लिखेंगे, निश्चित अर्थ, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट परिभाषा है किसकी, शब्द की। ठीक है, चलो फटाक से लिख लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद लिखना, प्रत्येक शब्द किसी न किसी वस्तु, है ना, स्थान, विशेषण या क्रिया का बोध कराते हैं, है ना। मतलब जैसे मैं अगर लिख देता हूं, आम लिख देता हूं, तो आपको समझ में आ गया ये किसी किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, तो वो फल है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं टेबल, अगर मैं बात करता हूं मोबाइल, अगर मैं बात करता हूं पंखा, अगर मैं बात करता हूं घर, तो ये सब जो शब्द हैं किसी ना किसी चीज को हमको क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं, है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है आपने, ये स्थान का, विशेषण का बोध कराते हैं, काला पीला नीला मोटा गोरा ऊंचा, है ना, आगे पीछे सब, क्रिया का बोध कराते हैं, चलना फिरना दौड़ना भागना, ये सब का क्या करवाते हैं, हमको बोध कराते हैं। अर्थात अगर कोई जो शब्द है ना, जो सॉरी शब्द जो होते हैं वो हमेशा जो है, जो ऐसे वर्णों के समूह को बोलेंगे जो क्या कराएंगे, एक निश्चित अर्थ का बोध कराएंगे। ठीक है, चलिए अब एक शब्द में और लिख लीजिए,
तो उदाहरण में आप शब्द लिख लीजिए फिर। उदाहरण में लिखना, जैसे राम, जैसे टेबल, जैसे पंखा, है ना, घर आदि। ठीक है, खेलना कूदना भी लिख लो, है ना। खेलना ये भी एक शब्द है। खेलना, रोना, हंसना, ये सब क्रिया है और एक शब्द है। चलिए, हो गया यहां तक। इसमें किसी को डाउट है? अगर नहीं है तो हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं शब्द को मिटा रहा हूं। हाँ, एक चीज मेरे से मिस हो गया है, वो इस वर्ण वाले में बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें लिखना वर्ण वाले में, ये आपको जानकर अच्छा लगेगा। ठीक है, लिखेंगे विभिन्न भाषा में, विभिन्न भाषा में ध्वनि, ध्वनि एक समान होती है। विभिन्न भाषा में ध्वनि जो है वो एक समान होती है। नहीं, एक मिनट, विभिन्न भाषा में ध्वनि एक समान होती है, मतलब ना, होते हुए भी विभिन्न भाषा में ध्वनि के एक समान होते हुए भी उन वर्ण के अर्थ अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, उन वर्ण या उन वर्ण चिन्ह के अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे हम बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं बैंक, ठीक है ना। ये दो भाषा हो गई, है ना। ये भाषा है हिंदी, है ना। ये भाषा है अंग्रेजी, है ना। तो बोलने में तो हम बैंक, हिंदी में भी बैंक ही समझ रहे हैं और अंग्रेजी में भी बैंक समझ रहे हैं, लेकिन लिखते टाइम वो क्या हो गया, चेंज हो गया। लिखते टाइम ऐसा हो गया बैंक, और अंग्रेजी में कैसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, जैसे वैसे ही हम और किसी को लिख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं रैंक, ठीक है, तो रैंक को हमने ऐसा लिखा और हिंदी में कैसा लिखा, ऐसा लिखा। ठीक है, तो बोलते समय तो हिंदी और इंग्लिश में सेम जैसा प्रतीत हो रहा है वो, लेकिन लिखते टाइम उसको क्या कर दिए हम, अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो ये चीज आप लिखे हो कि बहुत सारी भाषा में ध्वनि एक जैसी हो सकती है ना, लेकिन उसमें जो उसका जो लिखित रूप होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसको आप वर्ण में भी समझ सकते हो, आप शब्द में भी समझ सकते हो, नोट करके लिख लेना इसको। ठीक है, चलिए, तो तीन, ध्वनि, वर्ण और शब्द हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम आगे की ओर चलेंगे। किसी को डाउट है भाई? चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट, पद हो, शब्द तक हो गया था ना, पद। चौथा नंबर आप लिखेंगे पद, पद या रूप। ठीक है, पद या रूप। इसमें सबसे पहले लिखेगा जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह का प्रयोग किसी वाक्यांश या उपवाक्य में होता है, उपवाक्य में होता है, तो उसे पद कहते हैं। ठीक है, तो उसे पद कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख लोगे ना, राहुल
फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर ये जो राहुल और फुटबॉल है, दो से अधिक शब्द हो गए, है ना, मतलब एक दो या दो से अधिक शब्द हो गए तो दो शब्द हुए ना, तो ये हो जाएगा क्या, पद या रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखना वाक्य, सेंटेंस। ठीक है, वाक्य क्या होते हैं? ठीक है, इसके बाद लिखना दो या दो से अधिक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हो, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक, नहीं नहीं ऐसा मत लिखो, ऐसा मत लिखो, एक मिनट ना, ठीक है, इसमें ऐसा लिखना ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद आदि से निर्मित भाषा की सबसे बड़ी इकाई को, भाषा की सबसे बड़ी इकाई को वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें सभी चीजें सम्मिलित होती है, लेकिन एक चीज नहीं है, उसको अपन अभी लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखना वाक्य में, वाक्य की संरचना निम्नानुसार है। ठीक है, जैसे अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में अगर अपन कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तब जब हम अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं, अंग्रेजी या इंग्लिश भाषा की, तो इसमें हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे राम इट्स मैंगो। ठीक है, तो राम आम खाता है ना, तो यहाँ पर राम एक सब्जेक्ट है, ईट एक वर्ब है, इट्स, और मैंगो एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जब इसको हम हिंदी में लिखते हैं, है ना, मतलब हिंदी में जब हम वाक्य बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है ना। हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, प्लस वर्ब, है ना। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो कर्ता, कर्म और क्रिया, जैसे इसी को मैं लिखूं तो राम आम खाता है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रूप बदल गया। ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि हिंदी में वाक्य का जो संरचना है ना, स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है, तो वो ऐसा होता है ना। तो हमको एक चीज याद रखना है कि वाक्य जो है निसंदेह क्या है, ध्वनि, वर्ण, शब्द और पद आदि से निर्मित जो है भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई है ना। लेकिन उसमें वर्ब का होना क्या है, जरूरी होता है। ठीक है, वर्ब का होना वाक्य में जरूरी होता है, और उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। हिंदी में वाक्य की जो रचना होती है, वाक्य का जो लिखा जाता है, वो इस रूप में लिखा जाता है, अंग्रेजी में ऐसा लिखा जाता है। याद रहेगा, ये हो गया है, तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बेस अपना क्लियर हो गया है। हाँ, एक चीज आप यही पर लिख लेना भाई, है ना, स्टार डाल के। जैसे हमने लिखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण।
वैसे ही भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है और छोटी इकाई वाला भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, चलिए ये जितना चीज हम लिख रहे हैं यही सारी चीज को आप एज अ टिस कहां पे यूज कर सकते हैं, मेंस में यूज करते हैं, प्लस यही चीज आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में भी काम आएगा और लिखित पेपर में भी। ठीक है, चलो इसी क्रम में हम वाक्य के बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद क्या लिखे था भाई, वाक्य के बाद बोली नंबर बोली लिखे थे। ठीक है, चलिए बोली का लिखना लिखिए ना, हम ऐसा मत लिखो, लिखो भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोलियां प्रायः मौखिक होती है, बोलियां प्रायः मौखिक होती है। बोली छोटे क्षेत्र तक सीमित होती है। ठीक है, उसका लिखना बोली की लिपि नहीं होती, बोली की लिपि नहीं होती है, बोली की लिपि नहीं होती है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लोग अपने समूह में, लोग अपने समूह में या घरों में सामान्य बातचीत के लिए, सामान्य बातचीत के लिए जिस संप्रेषण के माध्यम का प्रयोग करते हैं, के माध्यम का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, उसे बोली कहते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, बोली का व्याकरण नहीं मिलता है ना। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, बोली में मानकीकरण का अभाव होता है, बोली में मानकीकरण का अभाव होता है। अब ये मानकीकरण क्या है, मतलब शुद्ध रूप का, है ना। बोली में बहुत ज्यादा अशुद्धियां पाई जाती है, ये अपने क्षेत्र तक सीमित होती है, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और इसके साथ उस समाज या उस वहां के लोगों का कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई नहीं होती है, वो अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में फेमस या लोकप्रिय या व्यवहार में नहीं लाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बोली। बोली में मानकीकरण का अभाव होता है, मतलब ये शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है। और एक और लिख लो तो ये खेल खत्म हो जाएगा बोली का। लिखना बोली में साहित्यिक रचनाओं का अभाव होता है, का अभाव होता है। ठीक है, याद करो अपन बोली को पढ़ चुके हैं ना, पहले हम बोली के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको और पढ़ा दे रहा हूं ताकि क्रम से अपन चीजों को देखते जाएं। चलो नेक्स्ट वन इज, बोली जो होती है जब वो परिष्कृत हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, विभाषा या फिर
उपभाषा। ठीक है, चलो लिख लो इसको। ठीक है, लिखना, बोली जब अधिक परिष्कृत बोली जब, या ऐसा लिखो सीधा सीधा बेस टोटल, बोली का परिष्कृत रूप विभाषा या उपभाषा कहलाता है। ठीक है, लिख लो। सर परिष्कृत मतलब विकसित? हाँ, आप विकसित बोल सकते हो, उसका शुद्ध रूप बोल सकते हो। ठीक है, उसको हम विकसित या शुद्ध रूप भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, जैसा भी लिख सकते हो। जब बोली का व्यवहार क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, तो उसे विभाषा कहते हैं, तो उसे विभाषा कहते हैं। याद करो, मैंने पूरा चार्ट बना के आपको समझाया था। ठीक है, हमारी पहली क्लास या दूसरी क्लास में मैंने आपको पूरा चार्ट बना के समझाया था, याद होगा है कि किस प्रकार हम आर्य भाषाओं का विभाजन किए थे। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, है ना, जिसके अंतर्गत हम वैदिक संस्कृत जो क्लिष्ट थी, उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर हमने देखा था पाली भाषा, प्राकृत भाषा, फिर हमने अपभ्रंश देखा था, अपभ्रंश से ही बहुत सारी दूसरी भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, और उसी के अंतर्गत हमने मागधी, अर्धमागधी, पश्चिमी हिंदी, है ना, उसके अंदर में पूर्वी हिंदी और ब्राह्मण, है ना, इन सब के ऊपर क्या किया था, विस्तार से चर्चा किया था। वहीं पे मैंने आपको बताया था बोली क्या होती है, विभाषा क्या होती है। ठीक है, चलिए विभाषा में लिख लेना, विभाषा, विभाषा या उपभाषा, विभाषा या उपभाषा में साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए लिख लो इसको। ठीक है, उदाहरण में लिखना, जैसे हिंदी की उपभाषा क्या है, ब्रज भाषा, है ना, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि। ठीक है, और जब, हाँ चलो अब लिखना एट्थ नंबर लिखना आप, भाषा। ठीक है, एक बार क्रम को देखिए तो बोली, फिर विभाषा, फिर हम क्या लिखे हैं, भाषा है। ठीक है, चलिए, तो भाषा को भी हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ चुके हैं पहले, है ना। अगर हम बात करें तो इसको अच्छी तरीके से अपन पहले पढ़ चुके हैं, परंतु मैं और इसके संदर्भ में लिखा देता हूँ, प्रोसेस को मैं मिटा रहा हूँ, है ना। चलिए, इतने स्पेस में आराम से आ जाएगा अपना भाषा। 8th नंबर इज भाषा। ठीक है, तो भाषा में सबसे पहले क्या लिखना, भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है, अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है, दूसरों पर प्रकट करता है, एवं दूसरे के विचारों को जानता है। ठीक है, तो आप इसको हम बोलते हैं भाषा। ठीक है, चलिए
चलिए, अब एक व्यक्ति है डॉक्टर बाबूलाल सक्सेना। डॉक्टर बाबूलाल सक्सेना, एसीएफ में इनकी परिभाषा के संबंध में परीक्षा में, मतलब डॉक्टर बाबूलाल सक्सेना जो है उन्होंने एसीएफ पीएससी का जो एसीएफ का परीक्षा हुआ था उसमें बाबूलाल सक्सेना के संबंध में पूछा गया था प्रश्न, है ना, कि भाषा को उन्होंने किस प्रकार परिभाषित किया है, तो उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। जिन ध्वनि वर्णों का प्रयोग, जिन ध्वनि वर्णों का प्रयोग विचार विनिमय, जिन ध्वनि वर्णों का प्रयोग विचार विनिमय की समष्टि के रूप में किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, ये कहा है किसने? आदरणीय बाबूलाल सक्सेना जी ने। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, या और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो, विभाषा या उपभाषा जब, विभाषा या उपभाषा जब अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी बोली जाए, एवं लोगों का, ऐसा मत लिखो, एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले तो उस विभाषा या आप लिखे ना उपभाषा को भाषा कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। ठीक है, और आप लिख सकते हैं भाषा जो है वो संस्कृति का मुख्य अंग है। ठीक है, लैंग्वेज बहुत इंपैक्ट करती है भाई, है ना, लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है किसी भी देश के कल्चर, है ना। जैसे अगर हम भगवान महावीर की बात करें तो जैसे महावीर जी जो है प्राकृत भाषा में लोगों को क्या करते थे, प्रवचन देते थे, है ना, जो ज्यादा लोगों के समझ में आती नहीं थी, है ना, क्योंकि उस समय प्राकृत भाषा का नया नया उदय हुआ था, है ना। तो उन्होंने अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में क्या किया, लोगों को प्रवचन दिया, तो वो ज्यादा लोगों के समझ में नहीं आई। उनके प्रवचन निसंदेह बहुत शानदार होते थे, है ना, बहुत व्यवहारिक बात वो करते थे, है ना। लेकिन भगवान जो बुद्ध है, अर्थात जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने क्या किया, उनसे एक कदम जाकर पाली भाषा में लोगों को क्या किया, प्रवचन देना चालू किया, उपदेश देना चालू किया। ठीक है, तो बुद्ध जी के साथ जो मतलब ज्यादा जो जनसंख्या या जनाधार जुड़ गया, उसका एक बड़ा कारण क्या था कि उन्होंने पाली भाषा में लोगों को क्या दिया, प्रवचन दिया। और पाली भाषा आसानी से लोगों को क्या होती है, समझ में आती है। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया में आके कोई फ्रांस का प्रधानमंत्री फ्रेंच भाषा में अगर वो भाषण देगा तो पब्लिक को क्या है, बोर हो जाएंगे और कुर्सी छोड़ के भाग जाएगी। लेकिन वो उनकी भाषा में ही अगर क्या करे, संबोधन करे,
नमस्ते, नमस्कार, है ना, या जो जिस राज्य में जाए उस भाषा में वो जो लोगों को ज्यादा समझ में आए, जिनका भावनात्मक जुड़ाव हो वहां के लोगों से, तो वो जल्दी क्या होती है, समझ में आती है। इसीलिए माना जाता है कि भाषा का बड़ा अटूट संबंध है वहां के कल्चर से। ठीक है, चल समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भाषा। अब भाषा के बाद हम देखते हैं भाषा के प्रकार, है ना, मतलब 9th नंबर हमने लिखा था भाषा के प्रकार। चलिए भाई, 8th नंबर तक हो गया था। 9th नंबर में क्या लिखे थे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, लिखना, भाषा को जब नहीं, भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति, शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना है, भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति, भाषा की, या ना मेरे को ऐसा चार्ट बना देना चाहिए, चलो ऐसे लिख लो, भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, उसके लिखना, लिखना भाषा, लिखना मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप होता है। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप होता है, क्योंकि वो इसी माध्यम से एक के द्वारा दूसरे में जाती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। ठीक है, चलिए, अगर मैं एक और परिभाषा लिखना चाहूं तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि आमने सामने बैठकर जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से परस्पर अपने आचार विचार का क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रकट करते हैं या एक दूसरे के विचारों को आपस में जानने का प्रयास करते हैं, तो वो जिस वो जो प्रकार है भाषा का, वही भाषा क्या है, मौखिक भाषा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया होगा। तो ठीक है, आप एक और चीज लिख लो, मौखिक भाषा में, मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। ध्वनियों का प्रयोग होता है, और लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग होगा, ध्वनि चिन्हों का। तो 10th नंबर लिखेंगे लिखित भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, तो लिखित भाषा भी सो इजी, है ना, भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप, भाषा की लिखित अभिव्यक्ति, सेम टू सेम लिख लेते हैं, भाषा की लिखित अभिव्यक्ति लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, लिखित भाषा कहलाती है। अपन ये भी कह सकते हैं कि भाषा का लिखा गया रूप लिखित भाषा कहलाता है, या भाषा का बोला गया रूप जो है वो मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है, ठीक है, लिखना, लिखित भाषा, लिखित, जैसे लिखो, भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप भाषा को सुरक्षा, या सीधा भाषा को स्थायित्व एवं सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है।
ठीक है, अर्थात लिखित भाषा, अर्थात लिखित भाषा भाषा को मानक रूप प्रदान करता है, मानक रूप प्रदान करता है, मानक रूप प्रदान करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप अधिक शुद्ध होता है, भाषा का लिखित रूप जो है वो अधिक शुद्ध होता है एवं व्याकरण के अनुसार प्रयुक्त होता है। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए एक और चीज लिख लीजिए, भाषा का मौखिक रूप पहले आता है, रूप पहले आता है एवं लिखित रूप बाद में आता है। पहले बोला जाएगा फिर लिखा जाएगा, लिखित रूप बाद में आता है। ठीक है, तो अगर हम लिखित और मौखिक की बात करें तो लिखित मौखिक में भाषा का प्राचीन रूप कौन सा है, तो ये ज्यादा प्राचीन है। ठीक है, मौखिक भाषा। लेकिन अगर हम देखें तो भाषा का शुद्ध रूप कौन सा है, तो लिखित रूप है। ये भाषा का शुद्ध रूप है और शुद्ध रूप होने की वजह से ही ये भाषा को क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। जैसे किसी ने कुछ बात को बोला, ठीक है, तो वो जो है कुछ लोगों को ही ट्रांसफर हो पाएगा। लेकिन अगर किसी ने कुछ बोला और उसको हमने लिखित रूप में लिख लिया तो वो सदियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों लाखों सालों तक क्या हो सकता है, वो जो भाषा का जो रूप है ना, या उसके द्वारा जो बोला गया कथन है वो हमारे क्या होगा, काम आता है। इसीलिए भाषा को सुरक्षा प्रदान करना, स्थायित्व प्रदान करने का काम लिखित रूप करता है। ठीक है, और कोई भी भाषा पहले बोली जाती है बाद में लिखी जाती है। इसको आपने लिख लिया है। ठीक है, और आपने ये भी लिखा है कि अगर लिखित भाषा जो है ना, मतलब लिखित भाषा ही जो है वो उसको मानक रूप प्रदान करता है। मानक रूप का मतलब ये होता है कि उसको शुद्धता प्रदान करता है। ठीक है ना, क्योंकि अपन कोई भी भाषा को लिखते हैं तो हम व्याकरण के अनुरूप लिखेंगे, और व्याकरण के अनुरूप लिखे हैं मतलब वो शुद्ध होगा, और शुद्ध होगा तो उसको मानक का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, मौखिक भाषा कभी मानक नहीं हो सकती, लेकिन लिखित भाषा हमेशा लिखित भाषा ही मानक होती है। मानक भाषा में अभी हम देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं, जो अन्य जो भाषाओं के प्रकार है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। चलो इसके बाद क्या देखे थे अपन, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा। हाँ चलो स्रोत भाषा पहले देख लेते हैं, लक्ष्य भाषा है ना, यहीं पर बता दूं, स्रोत एवं लक्ष्य भाषा। ठीक है, तो दोनों को एक साथ ही लिख लेते हैं, स्रोत एवं लक्ष्य भाषा को। ठीक है, लिखेंगे लिखना, किसी वाक्य का अनुवाद करते समय, मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, और मैंने इसका अनुवाद क्या कर दिया, राम प्लेस क्रिकेट। ठीक है, इसके अलावा अब मैं एक और चीज लिखता हूं, है ना, जैसे हिंदी पहले लिख लेते हैं,
सीता सीता आम खाती है। ठीक है, सीता आम खाती है, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सीता इट्स मैंगो। ठीक है, या मैं खेलता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा? आई प्ले। मैं खेलता हूं तो हो जाएगा आई प्ले। हिंदी क्या हो जाएगा? मैं खेलता हूं। तो जरा समझिए, ये अगर समझ में आ गया तो नहीं भी लिखा हुआ तो आप समझ जाओगे। होता क्या है, एक होती है स्त्रोत भाषा और एक होती है लक्ष्य भाषा। ये मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है ना। क्या होगा, जब भी हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी का अगर क्या होगा, अनुवाद होगा, तो जो भाषा पहले आएगी, है ना, जिसका अनुवाद हो रहा है, वो कहलाती है स्त्रोत भाषा। ठीक है, जो मूल रूप में रहती है, जिस वाक्य का अनुवाद होता है, और वो जो वाक्य है जिस भाषा में होता है उसको हम बोलते हैं स्त्रोत भाषा। और जिस वाक्य का जिस दूसरी भाषा में अनुवाद होता है उसको बोलते हैं हम लक्ष्य भाषा। ठीक है, तो ये जो पहली लाइन है, इसमें राम क्रिकेट खेलता है, इसका अनुवाद हम इंग्लिश में कर रहे हैं, राम प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पर राम क्रिकेट खेलता है, इसका अनुवाद हो रहा है, तो ये क्या हो गई? स्त्रोत भाषा। यहाँ हिंदी क्या है? स्त्रोत भाषा है। ठीक है, और यहाँ पर उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हो रहा है, तो यहाँ अंग्रेजी क्या हो जाएगी? लक्ष्य भाषा हो जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? ये वाला सीता इट्स मैंगो का अनुवाद हम हिंदी में कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसका अनुवाद होता है वो स्त्रोत भाषा है, और जिस दूसरी भाषा में अनुवाद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लक्ष्य भाषा। ठीक है, सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो पूछो। यहाँ पर भी सेम ही है। ठीक है, आई प्ले, है ना, इसका हमको हिंदी में अनुवाद करना है, तो जिसका अनुवाद हो रहा है वो स्त्रोत भाषा है ना, और जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है वो लक्ष्य भाषा होगी। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया? ये उसको लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, देख किसी वाक्य का हेलो अनुवाद, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? मतलब ऐसे इसका दिया रहेगा क्या? हाँ, इसका क्वेश्चन स्त्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की परिभाषा से आएगा। ठीक है ना। प्रश्न आएगा स्त्रोत भाषा कहते हैं, है ना, और 4 ऑप्शन रहेंगे, और 4 ऑप्शन में आपको इस प्रकार से उत्तर को खोजना रहेगा। ठीक है, आपको पता है स्त्रोत भाषा का मतलब होता है किसी वाक्य का अनुवाद करते समय, है ना, जो वाक्य है जिस मूल भाषा में होता है उसको हम बोलते हैं स्त्रोत भाषा, और उसका जिस भाषा में अनुवाद होता है उसको हम बोलते हैं लक्ष्य भाषा। उसी को मैं लिखवा रहा हूं। किसी वाक्य का अनुवाद करते समय, किसी वाक्य का अनुवाद करते समय वह वाक्य मूलतः जिस भाषा में होता है, उसे स्त्रोत भाषा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिख लेना भैया, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं मिटा रहा हूं, है ना, इतना। तथा जिस भाषा में उस वाक्य का अनुवाद किया जाता है, उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लेना भाई, है ना, जो मैंने बताया था उसको लिख लेना, है ना। ये लिख लेना सीता इट्स मैंगो, है ना, इसमें ऐसे स्त्रोत भाषा, है ना, इसको लिख लेना लक्ष्य भाषा। ठीक है, समझ में आ गया ना? एक बार पढ़ोगे तो ऐसा फट से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला जो है, नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या लिखा था भाई? शायद व्यक्त भाषा होगी।
व्यक्त भाषा है। चलिए लिखिए व्यक्त भाषा क्या होती है। व्यक्त भाषा, ठीक है, क्या होता है व्यक्त भाषा। देखो व्यक्त भाषा का अर्थ यह है, इस पूरी दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोलता है और बोलने के साथ साथ अपने विचारों को भी प्रकट करता है, ठीक है। लेकिन जीव जंतु लोग अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। उनको भगवान ने जो ध्वनि उनको दी है वो उसी ध्वनि में क्या कर सकते हैं, हिनहिना सकते हैं, बोल सकते हैं, सॉरी बोल नहीं सकते। जो उनको ध्वनि मिली है, चिड़िया चींची कर सकती है, शेर गुर्रा सकता है ना, कुत्ता भौं भौं कर सकता है, और जिसको जो मिला हुआ है वो कर सकता है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है ये जो क्या कर सकता है, अपनी भाषा को बोलता है ना, और बोलने के साथ साथ वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो ऐसी भाषा को ही हम क्या बोलते हैं, व्यक्त भाषा। अर्थात मनुष्य के द्वारा जो भाषा बोली जाती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्त भाषा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको लिखना लिखना मनुष्य की भाषा में, ठीक है, लिखेंगे मनुष्य की भाषा में, मनुष्य की भाषा में ध्वनि ही नहीं बल्कि मनुष्य की भाषा में ध्वनि ही नहीं बल्कि अपने विचारों को व्यक्त करने की, बल्कि अपने विचारों को व्यक्त करने की भी क्षमता होती है, करने की भी क्षमता होती है, की भी क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए मनुष्य की भाषा को व्यक्त भाषा कहते हैं, व्यक्त भाषा कहते हैं। ठीक है, चलो ये आपका कंप्लीट हुआ कौन सा वाला, भाषा वाला सेक्शन। भाषा मौखिक, लिखित, संस्कृत, लक्ष्य और व्यक्त, इतने प्रकार की होती है जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन जो है इसके पश्चात हम देखते हैं। इसके बाद क्या क्रम लिखे थे, कोई किसी को याद है क्या? मानकीकरण सर। चलो मानकीकरण को देख लेते हैं। ठीक है, मिटा दो जो नीचे नहीं लिखा है, पहले नीचे लिख लीजिए, फिर हम मानकीकरण को देख लेते हैं। मानकीकरण क्या है? ठीक है, ठीक है, चलो कौन सा नंबर का आएगा, 13वां नंबर, 13th नंबर। ठीक है, मानकीकरण क्या? मानकीकरण, तो मानकीकरण में लिखना भाषा के, हाँ, विभिन्न भाषाओं, नहीं ये भी नहीं होगा, भाषा के विभिन्न रूपों, भाषा के विभिन्न रूपों में सबसे शुद्ध रूप चुनने की प्रक्रिया मानकीकरण कहलाती है। मानकीकरण कहलाती है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, भाषा के विभिन्न रूपों में क्या करना, सबसे शुद्ध रूप चुनने की प्रक्रिया मानकीकरण कहलाती है। मानकीकरण की प्रक्रिया से, ये स्टार डाल लो, ये स्टार डाल, मानकीकरण
की प्रक्रिया से, मानकीकरण की प्रक्रिया से भाषा का एकीकृत आदर्श रूप प्राप्त होता है। ठीक है, भाषा का एकीकृत आदर्श रूप प्राप्त होता है। आपको याद रखना है कि एक भाषा के कई प्रकार होते हैं, है ना, अलग अलग रूपों में बोले जाते हैं, है ना। मान के चलो ए बी सी डी ई एफ, ये कई, मतलब एक भाषा है, उसके इतने सारे क्या है, रूप है। ठीक है, इतने सारे रूप है। अब इन रूपों में जो सबसे क्या है, शुद्ध रूप है, उसको जो चुनने की प्रक्रिया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मानकीकरण बोलते हैं। ठीक है, और इसको चुनने से, मतलब इस प्रक्रिया से होता क्या है, ये जो बहुत सारे रूप है ना, इन रूपों में है सबसे शुद्ध रूप चुनते हैं, है ना। और उससे क्या होता है कि भाषा का जो एकीकृत आदर्श रूप होता है, ठीक है, जो इन सब में जो होता है कॉमन होता है, लेकिन जो सबसे शुद्ध रूप होता है, जो एकीकृत होता है और इन सब में वो आदर्श रूप में स्थापित होता है, तो उसका क्या होता है, चयन होता है। ठीक है, और जो मानक भाषा होती है, उसकी जो पहली सीढ़ी है वो मानकीकरण है। ठीक है, अभी हम मानक भाषा देखेंगे। मानक भाषा कोई और नहीं होती, मानक भाषा की पहली जो सीढ़ी है, पहला जो स्टेप है, वो क्या है कि उस भाषा का सबसे पहले मानकीकरण होना चाहिए। ठीक है, अगर उस किसी भी भाषा का, जैसे कि मैं ये बताया कि एक भाषा के ABCDEF प्रकार है ना, इस भाषा में चुन लिया गया कि ए जो रूप है वो क्या है, सबसे शुद्ध रूप है। क्या बोला मैं, जो ए रूप है वो सबसे शुद्ध रूप है। अब मान के चलो इसको मैं बोल देता हूँ हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के कई प्रकार है, ब्रज भाषा, फलाना ढिकाना, बहुत सारा। उनमें हमने बोल दिया कि ये जो है ए, ये खड़ी बोली है, और ये क्या है, सबसे शुद्ध रूप है उस हिंदी का। ठीक है, तो ये हमने मानकीकरण की प्रक्रिया खत्म करी। अब जब इसमें क्या हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ जाएगी। जब इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ जाएगी, जब इसमें आदर्श भावना आ जाएगी, ठीक है, और जब इसमें, अर्थात ये जो ए नंबर की जो भाषा का चयन हुआ है, मानकीकरण हुआ है, इसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाए, आदर्श रूप मिल जाए, और ये अपने क्षेत्र से बाहर दूसरे क्षेत्र में भी क्या हो जाए, अन्य लोगों के लिए, अन्य भाषा के लिए आदर्श रूप बन जाए, तो उसी भाषा को हम बोलते हैं क्या, मानक भाषा। बात समझ में आ रही है? फिर से समझा देता हूं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको मानक भाषा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, मानक भाषा में होता क्या है, मानक भाषा की पहली प्रक्रिया है मानकीकरण। ठीक है, हमको पता है कि एक भाषा के कई रूप होते हैं। फिर से समझा रहा हूं, एक भाषा के कई रूप होते हैं, और उसके इन बहुत सारे रूपों में से एक रूप को जो सबसे शुद्ध है उसका चयन करना कहलाता है मानकीकरण। ठीक है, और जिस रूप का चयन किया गया है, अगर उसको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, अगर उसका जो व्यवहार क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, वो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, प्लस वो उस क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी क्या है, आदर्श रूप में बोली जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसी भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो खड़ी बोली है वो हिंदी की क्या हो जाएगी, मानक भाषा। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज मैंने आपको समझाया है, और जो जो चीजों को मैंने बोला है, अब मैं वही चीजों को क्या कर देता हूं, लिखवा देता हूं, ताकि आपके पास लिखित रूप में रहे। नहीं तो वही वाला किस्सा हो जाएगा, मौखिक और लिखित भाषा वाला। ठीक है, लिखित रूप, अरे सॉरी, मैं लिखित भाषा लिखने लगा था, मानक भाषा लिखिए, मानक भाषा। ठीक है, लिखिए मानक भाषा क्या होती है। देखना, हम जानते हैं कि किसी भी भाषा के कई सारे या कई रूप प्रचलित होते हैं, है ना। हम जानते हैं कि किसी भी भाषा के कई रूप प्रचलित होते हैं,
है ना। उसका लिखना इन अलग अलग रूपों में से, इन अलग अलग पृथक पृथक रूपों में से भाषा का वह रूप, इन अलग अलग रूपों में से भाषा का वह रूप जो व्याकरण की दृष्टि से, जो व्याकरण की दृष्टि से सबसे शुद्ध होता है, जो व्याकरण की दृष्टि से सबसे शुद्ध होता है, अलग अलग रूपों में से भाषा का वह रूप जो व्याकरण की दृष्टि से सबसे शुद्ध होता है, जिसको, मतलब वही रूप को ना, जिसको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जिसको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, मतलब ऐसा भाषा का वह रूप जिसको, जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, जिसको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ना, जिसे शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता हूं, जिसे शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता हो और वह भाषा का रूप, नहीं ऐसा लिखना, और वह, एक मिनट है ना, मानता हो और ऐसे लिखना, और जिसका व्यवहार क्षेत्र विस्तृत हो एवं भाषा के उस रूप को, तो उसके क्षेत्र के बाहर भी प्रतिष्ठा एवं आदर्श रूप में स्वीकार्य किया गया हो, उसे मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखना, जैसे खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप है, जैसे खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप है, जैसे खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए, जो मैंने आपको समझाया वही चीज मैंने लिखा है, ताकि आपको हमेशा आपके पास ये उपलब्ध रहे। ठीक है, चलिए अब मानक भाषा का ही उल्टा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर, उसी को हम बोलते हैं मानक भाषा। ठीक है,
अब एक होता है इसी का उल्टा, अमानक भाषा, अमानक भाषा, ठीक है। अब अमानक भाषा में मैं इतना लंबा चौड़ा तो लिखाऊंगा नहीं, है ना। ऐसी कोई भी भाषा जिसका मानकीकरण नहीं हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, अमानक भाषा, ठीक है। लिखना, ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण नहीं हुआ है, जिसका मानकीकरण नहीं हुआ है, जिसका मानकीकरण नहीं हुआ है उसे, है ना, ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण नहीं हुआ है उसे अमानक भाषा कहते हैं, उसे अमानक भाषा कहते हैं। क्या क्लियर है? एक और सिर दर्द है, ठीक है, उसका नाम है मानकीकृत भाषा। एक है मानकीकृत भाषा, ठीक है, ये तो इजी है। अब समझो, हमको पता है कि कोई भाषा है ना। भाषा के कई प्रचलित रूप होते हैं, जिसमें शॉर्ट एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक भाषा है, उसके कई क्या हैं, प्रचलित रूप है। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। तो मान के चलो कि उस भाषा के एक रूप का क्या है, जबरदस्त शुद्ध रूप अपने को मिला हुआ है, ठीक है ना। भाषा के इस प्रचलित रूपों में से एक रूप जो है वो क्या है, सबसे शुद्ध है। तो इन भाषा के इतने रूपों में से शुद्ध रूप के जो चयन की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं मानकीकरण, ठीक है। और इस प्रकार से मान के चलो एक भाषा है जिसको हम बोलते हैं, कोई भी भाषा बोल देते हैं, जैसे ए। तो ए जो है क्या बन गई, मानकीकृत भाषा बन गई है। सॉरी, ए जो है, ए भाषा का मानकीकरण तो हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर इसको क्या है, ना ही सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, है ना, मतलब वो व्याकरण की दृष्टि से भी क्या है, वो शुद्ध है, लेकिन उसको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, ठीक है। और ना ही उसको कोई आदर्श समाज अपना आदर्श रूप मानता है, ना ही उस भाषा का व्यवहार क्षेत्र विस्तृत है, ठीक है। और ना ही उसको उस क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्र में आदर्श के रूप में, आदर्श भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया हो, तो हम ऐसी भाषा को क्या बोलते हैं, मानकीकृत भाषा। मतलब ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण तो हुआ है लेकिन उसकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, है ना ही उसका व्यवहार क्षेत्र विस्तृत है, मतलब बहुत जगह वो बोली नहीं जाती। ऐसी भाषा को हम क्या बोलेंगे, मानकीकृत भाषा। समझ में आ रहा है? उसको हम मानक भाषा नहीं बोलेंगे, मानकीकृत भाषा बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखना, वह भाषा जिसका मानकीकरण तो हुआ हो, जिसका मानकीकरण तो हुआ हो, परंतु उस भाषा का व्यवहार क्षेत्र सीमित हो एवं ना ही उस भाषा को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो, और ना ही उस भाषा को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो, ऐसी भाषा को क्या बोलेंगे भाई, ऐसी भाषा को बोलेंगे हम मानकीकृत भाषा। चलो, अब ये किसको क्लियर नहीं हुआ है मेरे को बताओ, ठीक है। ये पूरा आपको मेंस तक काम आएगा भाई, है ना, एक्चुअली मेंस में ही काम आएगा ये, है ना। और अगर हिंदी के प्रश्न ज्यादा आते हैं तो पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न उठाएगा, ठीक है। वैसे संपरीक्षक में हिंदी के 100 प्रश्न आते हैं, एडीओ में 30 प्रश्न आते हैं, जैसे कि और भी जो परीक्षाएं होती है, जैसे कि एक संयुक्त भर्ती परीक्षा होती है, उसमें लगभग 40 प्रश्न आते हैं हिंदी के। तो ऐसी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी के प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है, ऐसी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए
ये हो गया हमारा मानकीकृत भाषा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि आपको पूरी चीजें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। या ऐसा कर लीजिए, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार घर में पढ़िएगा, अगर कोई भी डाउट हो, संदेह हो, तो आप मुझसे पूछेगा, हम इसको क्लियर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, और कुछ था तो अब हम देखेंगे राजभाषा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, कौन सा नंबर था भाई, क्रम बताएंगे क्या, मैं क्रम भूल गया। 16 था, 17 था, 18 था, 17 सर। अभी 17 होगा ना। ठीक है, 17 जी नंबर है राजभाषा। राजभाषा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, राजभाषा। ठीक है, अब ये राजभाषा क्या होती है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, राजभाषा को अगर हम तोड़ेंगे तो वो होगी राजकाज की भाषा। ठीक है, तो किसी भी देश में शासकीय कार्यों में, बोलचाल में, है ना, या फिर जो व्यापारिक कार्य है, पत्राचार है, इसमें हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मेनली जो है शासकीय कार्यों में या राजकाज के कामों में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, राजभाषा। कई जगह इसको सरकारी भाषा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो राजकाज की भाषा या शासकीय कार्यों की जो भाषा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, राजभाषा। पहला जो महत्वपूर्ण चीज है कि ये एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। पहला प्रश्न तो परीक्षा में यही आएगा। ठीक है, कि राजभाषा है संवैधानिक शब्द, सांस्कृतिक शब्द, राजनीतिक शब्द, या फिर कोई और ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो ये एक क्या है, संवैधानिक शब्द है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 में मिलता है। पहला चीज क्लियर हो गया है ना, राजभाषा। दूसरा आप लिख सकते हैं, राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। ठीक है, ठीक है, राजकाज की भाषा है ना। उदाहरण में वो लिखना, अर्थात वह भाषा जो जो देश के शासकीय कार्यों जो देश के शासकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, उसे राजभाषा कहते हैं। उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, चलो फाइनली इसको लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप एक और लिख लेंगे, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, लिखना, भारतीय संविधान सभा ने, है ना, उसको उल्लेख है इसमें, है ना, इसके ऊपर जो लिखे हैं, भारतीय संविधान सभा ने, भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को ऐसा लिखा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को तो संविधान में राजभाषा के रूप में स्थान दिया। ठीक है, चलिए
ठीक है, चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है या उस राजभाषा को उस देश की भाषा होना जरूरी है? उदाहरण बताएंगे। मैं सभी से प्रश्न कर रहा हूं कि राजभाषा उस देश की कोई भी भाषा हो सकती है या जरूरी है कि उस देश की ही किसी भी भाषा को हम राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं? बताइए। प्रियांशी मैडम, हिना मैडम, आई थिंक राजकुमारी सर मैडम। देश की ही भाषा होगी सर। देश की ही भाषा होगी। और कोई बताना चाहता है? रुपेश ऑनलाइन है क्या? प्रियंका मैडम, राजकुमारी मैडम, यामिनी मैडम, गोलू, हर्ष, विजय सर, रश्मि मैडम, कोई भी ऑनलाइन नहीं है क्या आज? प्रीति मैडम, सभी सुन पा रहे हैं मुझे? मेरा प्रश्न है कि राजभाषा जो है वो कोई भी भाषा हो सकती है या उसको स्पेशली उस देश की भाषा होना अनिवार्य है? सर उस देश की भाषा होना तो अनिवार्य है। चलो देखते हैं। आप लिखेंगे नहीं है क्या सर? नहीं है ना? हाँ, नहीं है ना लिखना। नहीं है क्या राजभाषा, हाँ नहीं है, नहीं है, कोई भी भाषा हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है। क्योंकि ना सर हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा को तो ऐसा मान्यता मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन जैसे लेकिन मतलब क्या चीज का? लेकिन नहीं सर, मतलब कोई छत्तीसगढ़ भाषा हो कहाँ है? सकती है हाँ हाँ मतलब हाँ, अपने राज्य की। राजभाषा कोई चलो मैं उदाहरण बताऊंगा अभी आपको। अर्थात स्वभाषा, या स्वभाषा मतलब उस देश की भाषा, या विदेशी भाषा, विदेशी भाषा कोई भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकता है। ठीक है सर ना? क्योंकि लेकिन ऐसे हाँ कैसे? हाँ, कैसे? उदाहरण कैसे समझाता विदेशी भाषा को? हूं। बस आपका डाउट क्लियर करें। जैसे मुगल काल में फारसी राजभाषा थी। ठीक है, आपको पता है कि फारसी हमारे यहाँ की भाषा है क्या? लेकिन मुगल काल में फारसी हमारे देश की राजभाषा थी। दिल्ली सल्तनत में भी हमारे यहाँ राजभाषा फारसी थी। ठीक, अगला समझो। अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजी भारत की राजभाषा थी। अरे राजकाज के काम किसमें होते थे? अंग्रेजी में होते थे ना। ठीक है, अंग्रेजी भारत की राजभाषा थी। तो ये उदाहरण है कि राजभाषा जो है वो कोई भी भाषा हो सकती है। विदेशी भाषा भी किसी देश की राजभाषा हो सकती है अगर वह विदेशी भाषा उस देश के नागरिकों के द्वारा ज्यादा अपनाई जाती है। ठीक है, तो फिर उस देश में विदेशी भाषा को भी क्या कर सकते हैं? जैसे ये जो राजभाषा है ना हिंदी, इसका बहुत ज्यादा विरोध होता है। दक्षिण भारत के लोग हिंदी से बहुत चिढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसका विरोध होता है, परंतु हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है, हिंदी समझने वालों की संख्या बहुत अधिक है ना? इसीलिए जो है हमारे देश में अधिकतर जो है राजकाज के कार्य जो है वो हिंदी में होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां तक सब क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हम फिर राष्ट्रभाषा की ओर जाएंगे। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है ना, संवैधानिक शब्द। ये परीक्षा में बहुत बार आता है। ठीक है, ये भी आता है, ये भी आता है। चलो, इसका मतलब मैं समझ लूं कि आपको समझ में आ गया है। हम आगे चलते हैं। चलो 18वां नंबर लिखेंगे। 18वां नंबर है राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखना, राष्ट्रभाषा
राष्ट्रभाषा एक सांस्कृतिक शब्द है। क्या शब्द है? सांस्कृतिक शब्द है। ठीक है, लिख सकते हो राष्ट्रभाषा का उल्लेख संविधान में नहीं होता। का उल्लेख मतलब किसी भी देश के संविधान में नहीं होता, संविधान में नहीं होता है। पहला प्रश्न यही आता है ना, ये कैसा शब्द है? तो सांस्कृतिक शब्द है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, इसके बाद लिखना राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या होगा? समस्त राष्ट्र की भाषा। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, भाषा से है। ठीक है, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा से है। ठीक है, लिखना जब देश की जनता, जब देश की जनता राष्ट्र की किसी एक भाषा, राष्ट्र की किसी एक भाषा, जब देश की जनता राष्ट्र की किसी एक भाषा को, भाषा को देशव्यापी प्रयोग करती है, देशव्यापी प्रयोग करती है, ठीक है, करती है और उस भाषा को, और उस भाषा को देश की राष्ट्रीय अस्मिता, अस्मिता बहुत अच्छा शब्द है, अस्मिता का मतलब होता है पहचान। ठीक है ना, और उस भाषा को देश की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक समझती है, तो ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, और भी लिख सकते हो राष्ट्रभाषा ही उस देश की संपर्क भाषा होती है, जिसमें लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो भाषा होती है। ठीक है, चलो अब बताओ, क्या राष्ट्रभाषा विदेशी भाषा हो सकती है क्या? अरे अभी हम लिख रहे थे ना राजभाषा के बारे में कि राजभाषा को उस देश की भाषा का होना या ना होना आवश्यक नहीं है, तो क्या राष्ट्रभाषा को उस देश की भाषा होना जरूरी है? बताइए, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। तो हमेशा याद रखना, हाँ होती है। इतना राष्ट्रभाषा को हम, राष्ट्रभाषा का, राष्ट्रभाषा, एक मिनट ना, राष्ट्रभाषा हमेशा, हमेशा स्वभाषा या संबंधित देश की, देश की ही भाषा हो सकती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा या संबंधित देश की ही भाषा हो सकती है ना, क्योंकि उसी भाषा के साथ, उसी भाषा के साथ
देश की जनता का भावनात्मक लगाव होता है, भावनात्मक लगाव होता है ना। अतः विदेशी भाषाएं राष्ट्रभाषा कभी नहीं हो सकती। समझ में आ गया? कभी नहीं। अब कभी आपको क्या पूछे, अंतर भी पूछ दिया अगर मेंस में, है ना, या फिर कुछ इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछ दिया परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में, तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपको एक चीज याद रखना है, जैसे आपके सिलेबस में संपर्क भाषा भी है ना। संपर्क भाषा क्या होती है, तो मैं इसको अलग से लिखाऊं या यहीं पे समझ गए हो कि उस देश की संपर्क भाषा कौन सी होती है, जो उस देश की राष्ट्रभाषा है, जिसको अधिकतर लोग क्या करते हैं, देश का जो मतलब देश की जो अधिकतर जनसंख्या है उस भाषा को आपस में बातचीत करने के लिए, है ना, प्रयोग करती है। ऐसी भाषा को हम बोलते हैं संपर्क भाषा। लिखवा देता हूं अलग से भी अगर परीक्षा में आ जाए तो, है ना, तो मैं समझ जाऊं कि आपको ये समझ में आ चुका है ना। चलो आगे लिखिए नेक्स्ट। जब इतना कुछ लिखे हैं तो एक संपर्क भाषा को क्यों छोड़ना। ठीक है, 19वां नंबर लिखिए, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा, ठीक है, लिख लीजिए संपर्क भाषा। लिखना कैसे लिखाऊं ना, किसी बहुभाषा भाषी, किसी बहुभाषा भाषी देश किसी बहुभाषा भाषी देश अर्थात जिस देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, जिस देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, किसी बहुभाषी देश अर्थात जिस देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, वहां के नागरिकों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग देशव्यापी रूप में आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको इसमें नहीं लिखा पाया है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हम मानते हैं हिंदी को, ठीक है, और उसी प्रकार हम संपर्क भाषा भी किसको मानेंगे, हिंदी को, है ना, संपर्क भाषा भी मानेंगे हिंदी। चलिए तो इसको फटाक से लिख लीजिए और आज की क्लास का समापन करते हैं। चलिए तो आज इतना ही करते हैं, आज दूसरी क्लास में नहीं ले रहा हूँ। ये बड़ा चैप्टर था और मैं चाहता था कि ये पूरा जो मतलब भाषा बोध जो है, ये भाषा बोध में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको एक ही दिन में कवर कर दें, ताकि एक ही वीडियो को देख के आप लोग मतलब क्या बोलना चाहिए, एक ही वीडियो में सारा चीज कवर हो जाए, इसलिए मैंने लंबी क्लास ले ली है आज। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, कल रविवार है और कल आप लोग की क्लास होगी, है ना। चलिए तो थैंक यू।